Hello my dear students, I am Gutwal Narayan or today we are going to discuss about oscillation due to gravity. Okay, so अपने previous lecture में हमने जो है gravitation chapter शुरू किया था, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो gravitation chapter में जो है हमने उसमें देख लिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहा था हमने कि any two mass bodies attracts each other with some force, that is gravitational force. Okay, so आज हम जो है इस gravitational force के कारण जो oscillation आता है उसके बारे में बात करेंगे। Okay, so our topic is oscillation due to gravity. So first, acceleration due to gravity. So oscillation due to gravity स्टार्ट करने के पहले हम अगर देखें कि अब तक हमने जो नाम देखे हैं वो क्या क्या देखे हैं हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा है हमें, ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी है क्या चीज़? ओके, सो ग्रेविटी वर्ड जो है वो नया है हमारे लिए। तो ये क्या है? तो ग्रेविटी कुछ अलग नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। जब हम क्या करते हैं कि जब हमने क्या बोला कि टू मास बॉडीज अट्रैक्ट्स ईच अदर विद सम फोर्स। ओके, सो अगर जो टू मास बॉडीज है उनमें से हम एक क्या ले लें, अर्थ ले लें, एक तो हमारा कोई दूसरा पार्टिकल रहेगा और एक हम अगर अर्थ ले लें, तो उस केस में जो है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन इसकी। ग्रेविटी इज द फोर्स, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ attracts, by which earth attracts a body. Gravity is the force by which earth attracts a body towards its center, towards its center. Okay, gravity is the force by which earth attracts a body towards its center. तो gravity क्या है? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, पर किस केस में? जब हम एक तो लेंगे अर्थ और एक लेंगे कोई और दूसरा मास पार्टिकल या मास बॉडी। ओके, सो ग्रेविटी हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो है पर्टिकुलर अर्थ को हम क्या मानेंगे, एक m मास का r रेडियस का स्फीयर मान लेंगे, और उससे जो है उसके सेंटर से पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे अगर कोई हमारे पास मास बॉडी है तो उस पर जो है एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट आपको डालना है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नियर हम जो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। तो हमें क्या करना है अब कि हमें जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा वो देखना है हमें। तो जैसे हमारे पास सपोज ये हमारी अर्थ है, और सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया, अर्थ को जो है कैपिटल R रेडियस और कैपिटल M मास का एक हमने इसको एक हमने बॉडी मान लिया है, और ये हमारी अर्थ है। ओके, अब इससे हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई ये इसकी स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई मास m है, तो इस पर जो है एक्सेलरेशन की बात करनी है कि इस पर क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर O और यहाँ से r डिस्टेंस पे ये हमारे पास m मास का कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है। तो सबसे पहले तो देखो हमने जो है
सबसे पहले तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ कैपिटल M मास एंड कैपिटल R रेडियस। सो अब हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, टू बॉडीज हो गए ना, एक बॉडी तो ये और एक ये, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा। सो सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओके वो कितना लगेगा, देखो दो मास हो गया हमारे पास, एफ जी जो है क्या हो जाएगा, जी एक तो कैपिटल एम हो गया और एक स्मॉल एम हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। ओके तो ये तो क्या हो गया इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ओके सेकंड मोशन में पढ़ा था ना कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ओके फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इससे क्या पढ़ा था हमने कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एम ए के, यही पढ़ा था हमने कि फोर्स जो है एम ए के बराबर होता है। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ से ये फोर्स इसके बराबर है और यही फोर्स एम ए के बराबर है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर दें। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि जो एम ए जी है, ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक्सीलरेशन हो गया ए जी, तो एम ए जी है वो किसके बराबर है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये वाला m तो चला गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आ गई, gm अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर अर्थ के सेंटर से r स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई हमारे पास बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m था, तो उस पर जो है अर्थ कितना वो लगाएगी, उस पर अर्थ जो है वो कितना एक्सीलरेशन लगा रही है, तो वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके अब अगर यही बात हम क्या करें अर्थ की सरफेस पे आएगी, तो ये क्या है आर डिस्टेंस पे। अब ये अगर इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि हम कहाँ पर बात करें, अब अर्थ की सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो अर्थ की सरफेस पे जो है वो एक्सीलरेशन कितना होगा, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए कितना होगा, जहां स्मॉल आर है उसकी जगह क्या कर देंगे अपन, कैपिटल आर रख देंगे। सो इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मीन्स ऑन अर्थ सरफेस, ओके अर्थ की सरफेस पे बात कर रहे हैं अब अपन। तो यहाँ से अब जो है ये ए जी है, इसको हम जो है जब हम अर्थ के रिलेटिव बात करते हैं तो इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा आप देखो जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये निकल के आ गई एक्सीलरेशन की वैल्यू की, ये जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ये जो कोई भी जो जिस बॉडी पे लग रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके ठीक है, अब आगे जो है हम इसी में देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है आपको, हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही थी। और जो मास है, ये अर्थ के मास के बारे में बात करें अपन, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है, ये लगभग होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी के इक्वल। अब मास ऑफ अर्थ हो गया 6 इंटू 10⁻24 केजी, जी की वैल्यू हो गई आर, इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी होती है 6400 किलोमीटर। अब ये सब वैल्यू अपन यहाँ पे रख दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो जी की वैल्यू क्या आती है, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं अपन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, और नीचे जो है देखो यहाँ पे किसमें मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे पहले। तो ये जो है किलोमीटर में है तो ये मीटर में हो गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास g इज इक्वल टू 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सीलरेशन की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो जी आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये देखो ऑलमोस्ट क्या है 10 के इक्वल है, तो इसको हम क्वेश्चन में दिया होता है कि इसको 10 मान के करना है, तो हम इसको 10 मान के कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, ये जो है डिपेंड करता है कि मतलब इसमें जब हम मेज़र करते हैं, वो मेज़र जो है इस फॉर्मूले से हमने इसकी जो वैल्यू निकाली वो कहीं ना कहीं डिफर कर रही है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कुछ फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे वो डालेंगे कि इसमें जो इफेक्ट आ रहा है, वेरिएशन जो आता है इसमें, ओके, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा, इसमें वेरिएशन के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मैं इसको अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वही जी है, ओके। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिख दूं वेरिएशन इन जी, चलेगा, वेरिएशन इन जी। तो अब जी में जो वेरिएशन आता है वो किस किस वजह से आता है, पहले तो वो फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन उनको देखेंगे अपन। तो जी में जो है यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाते हैं, है ना, एच हाइट पे जाने पर इसमें क्या वेरिएशन आएगा वो हम स्टडी करेंगे। एक अगर हम अर्थ के अंदर किसी गहरे गड्ढे में चले गए, है ना, तो उसमें जी में क्या इफेक्ट आएगा, अर्थ के शेप की वजह से क्या इफेक्ट आता है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, रोटेशन की वजह से क्या है। तो इसमें बेसिकली चार चीजें हम पढ़ते हैं जिनकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है इसमें ड्यू टू हाइट, ओके। तो फर्स्ट है ड्यू टू हाइट, सेकंड इसमें है ड्यू टू डेप्थ, यानी कि हम किसी गहरे गड्ढे में चले जाएं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड जो है वो इसके शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, तो शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, इसके कारण इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ जो है वो अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, उस रोटेशन का क्या फर्क पड़ता है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ। तो फोर क्या है हमारे पास, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये चार पॉइंट्स है जो जिनके कारण जो है जी में वेरिएशंस आते हैं, ओके। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट डालिए आप, फर्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएशन इन जी, ओके। मैं डालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी का मतलब वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी एज वी गो अबव अर्थ सरफेस, ओके। वेरिएशन इन जी एज वी गो अबव अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ की सरफेस से हम कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, कुछ हाइट एच पर चले गए, तो वहां पर जी में क्या वेरिएशन आया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेरिएशन, ये टॉपिक आप डाल लीजिए, वेरिएशन इन जी एज वी गो अबव अर्थ सरफेस, ओके। सो अब हमने क्या किया कि हम जो है एच हाइट ऊपर चले गए, हमारे पास देखिए ये हमारे पास अर्थ है, और इस अर्थ से हम जो है यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल एम पार्टिकल, मास का पार्टिकल है, और यहाँ से हम चले गए इसके सेंटर से। सेंटर से तो कितनी हाइट लेंगे अपन, ये सेंटर से तो हम लेंगे डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस इसके सेंटर से। और जो इसकी सरफेस से है वो हमने लिए एच हाइट, सरफेस से कितनी, एच हाइट, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, आर ई, या तो नॉर्मल कैपिटल आर लिख दो या फिर इसको हम आर ई से डिनोट कर देते हैं, यहाँ हम आर ई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आर ही, और हाइट कितनी हो गई जिसपे हमने इसको लिया है स्मॉल एच। तो अब देखो अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए यहाँ पे, जी जो है ये देखो आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एच हाइट पे चले गया, तो यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ कि जो एच हाइट पे एक्सीलरेशन है, ओके, एक्सीलरेशन एट एच हाइट, ठीक है।
तो उसको हमने बोल दिया जी एच से, ठीक है। तो जी एच क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं इस आर की बात करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक तो ये हमारा आर ई, ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा आर ई के इक्वल, और ये एच, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, आर ई प्लस एच के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्मॉल आर की जगह रख देते हैं ये वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दें। सो देखो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास जी एच की वैल्यू आई है, जी एच, एच हाइट पे एसिलेशन, यानी कि डिस्टेंस तो सेंटर से मानते हैं अपन, अर्थ के सेंटर से तो आर डिस्टेंस पे, पर सरफेस से कितनी हाइट है, एच हाइट। तो जी एच कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास जी एम अपॉन, और ये हो गया हमारे पास आर ई प्लस एच और इसका होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मली हमने पढ़ा है अर्थ की सरफेस पे जी कितना, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में देखेंगे हम 2 का डिवाइड कर दो 1 को, इक्वेशन 1 जो है डिवाइड बाय इक्वेशन 2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जी एच डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू, इस जी एम से ये जी एम तो कट जाएगा, फिर भी एक स्टेप में हम लिख देते हैं, चलो आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आर ई का स्क्वायर बाई जी एम। तो ये जी एम से हमारा जी एम तो कट गया, फाइनली हमारे पास जो बचा वो बचा आर ई का स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर नीचे, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब क्या करें, यहाँ से हम जो है इसमें से आर ई बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो देखो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें से आर ई बाहर निकाल लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा जी एच अपॉन जी, जो है ऊपर तो सेम आर ई का स्क्वायर है, नीचे जब आर ई बाहर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से ये तो कट गया, अब इसको एक और स्टेप में हम लिख देते हैं इसको, अगर ये नीचे +2 पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसकी पावर कितनी हो गई -2, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम जो है ये एच अपॉन आर ई जो है 1 से क्या है बहुत कम है, अब 1 से बहुत कम है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। जैसे कैसे कि वी नो इफ सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो बन जाता है 1 प्लस एन एक्स, ओके, 1 प्लस एक्स की पावर फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ लिख दो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर n क्या है 1 प्लस एन एक्स बन जाता है, और ये भी कब होता है, तब ये x जो है लेस देन 1 होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ये केस बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एच अपॉन जी जो है हमारे पास, देखो इसको भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो है आगे आ जाती है, तो 1 माइनस 2 और h अपॉन आर ई, ये हमारे पास बन गया एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद। तो यहाँ से देखो इसको अपन को कंपेयर करना था इन दोनों में, तो ये हो गया हमारा g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, h हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो होगा जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले की हम बात करें तो इसमें जो है g में से कुछ वैल्यू घट रही है, अगर मैं g को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो g में से कुछ वैल्यू घट रही है, यानी कि जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक चीज तो मैं ये नोटिस हो गई कि जो h हाइट ऊपर जाने के बाद जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, तो ये फॉर्मूला जो है सारी हाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आप एक नोट डाल लेना कि ये किसके लिए लगेगा, ठीक है। तो इस नोट में लिखिए आप, इस नोट में लिखिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ h इज, दिस फॉर्मूला
is valid if H is up to 5% of R. Okay, this formula is valid. Okay, ये कब valid होगा? This formula is valid if H जो है वो 5% of R. Okay, H is up to 5% of R. H कितना हो? R के 5% के बराबर हो या उससे कम हो तो ही ये फॉर्मूला होगा। 5% का मतलब होता है लगभग 320 किलोमीटर। तो H की वैल्यू जो है अगर 320 किलोमीटर या उससे कम है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इससे ज़्यादा है तो हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा है ये वाला इक्वेशन 1 वाला, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द height above Earth's surface. Find the height above Earth's surface where G drops to 36%, where G drops to 36%, where G drops to 36% of G at surface. Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में जो है हमें बोला है कि हमें जो है अर्थ की सरफेस से वो हाइट फाइंड करनी है जहाँ पे जी की वैल्यू जो है उसकी अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है उसकी कितनी रह जाती है? 36% रह जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है कि जी एच जो है 36% ऑफ जी है, ये हमें दे दिया कि जी एच जो है 36% ऑफ जी है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो हाइट कितनी है एच जिस पर ये जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जी एच बाई जी वो कितना हो गया? 36% को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जी एच और जी के फॉर्मूले हमने अभी देखे हैं, तो ये तो क्या होता है? जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास इसको 36 अपॉन 100। यहाँ से ये तो कट जाएगा। सेम हमारे पास क्या आता है? आर, इसको आर ई कर देते हैं, सब जगह सेम रखेंगे। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 36। इसको भी मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, ये क्या 6 का स्क्वायर है और नीचे वाला 10 का स्क्वायर है, 6/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 6/10 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच कितना आ गया? 6/10 आ गया। अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। अब यहाँ से फिर इसको देखो, 2 से गया 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर अपन तो हमारे पास आएगा 5RE इज इक्वल टू 3RE प्लस 3H। तो हमें क्या फाइंड करना है? H। तो बाकी टर्म्स को इधर कर दो, तो 3H इज इक्वल टू कितना आ गया? 2RE, और यहाँ से H कितना आ जाएगा हमारे पास? 2RE डिवाइड बाय 2RE डिवाइड बाय कितना? 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई H की, जिस हाइट पर क्या हो जाएगा, जो ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो 36% रह जाएगा अर्थ की सरफेस का। ठीक है, तो ये हमारा इस पे क्वेश्चन आ गया। अब आप जो है नेक्स्ट टॉपिक डालिए, जो हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया हाइट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब सेकंड जो है वो लिखिए आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन सेकंड टॉपिक डालिए वेरिएशन। एक्सेलरेशन की जगह इसमें वेरिएशन कर दीजिए, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसमें लिखिए आप वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन, इसको मैं डायरेक्ट जी लिख दूं ना, वेरिएशन इन जी एज वी गो
बिलो अर्थ सरफेस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर गए थे, अब हम अर्थ की सरफेस के अंदर जा रहे हैं। एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस, तो हम देख रहे हैं कि अब अर्थ की सरफेस पे जब अंदर जाते हैं तो क्या जो है इसमें ग्रेविटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसमें फर्क पड़ रहा है। सो टॉपिक डाल लिया आपने, ग्रेविटेशन इन जी एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है जिसका कैपिटल एम मास है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम थे यहाँ पे इसकी सरफेस पे, अब हम अंदर पहुंच गए इसकी डेप्थ पे, डेप्थ डी पे पहुंच गए, ठीक है ना। यहाँ से हम डेप्थ डी पे पहुंचे तो हम जो है अब सपोज यहाँ पहुंच गए, ये पॉइंट पे हम पहुंच गए, ठीक है। पहले हम सरफेस पे थे, वहां से हम डी डेप्थ पे अंदर आए। ये कितनी डेप्थ है, डी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो है स्मॉल डी। तो यहाँ हम आए, अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या ग्रेविटी आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो, ये इसका सेंटर अर्थ का, इसके अर्थ के सेंटर से अब मैं इसको वही सेम हमने क्या माना था, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लिया। और ये जो है ये तो पूरा कैपिटल आर है इसी, इसको हमने आर ई लिखा है। अब हमने ये मान लिया कि जो अर्थ है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। अब डेंसिटी क्या है, पूरे वॉल्यूम में सेम रहती है, डेंसिटी जो है सेम रहे। और यहाँ पे जो अब ये अंदर वाला पार्ट है, जैसे ये तो बाहर था पूरा, जैसे आपने देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में बात करी थी जब होलो और सॉलिड स्फीयर में, तो हमने क्या बोला था कि जब हम अंदर आ गए, अब जब हम अंदर की तरफ इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे, तो हमने बोला था कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, ये तो आपस में कैंसिलेशन कर देता है। तो जो बचा केवल ये अंदर वाला सर्कल, इसका हमने मान लिया मास कितना है, एम डैश। तो ये अंदर वाला सर्कल है, इसके कारण ही यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे अब वो इस वाले के कारण करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो डी डेप्थ पे हमारे पास ऑसिलेशन आएगा, ठीक है ना, ऑसिलेशन एट स्मॉल डी डेप्थ, तो इसको हमने लिख दिया जी डी से। ये कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे m कौन सा यूज होगा, ये पूरा नहीं, यहाँ पे किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, केवल m डैश का। तो यहाँ पे जो m आएगा वो आएगा m डैश, ठीक है। तो जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करें, हमें तो लाना है इसकी टर्म में और हमारे पास गिवन है ये। तो सबसे पहला काम करते हैं, m डैश और m में रिलेशन निकालते हैं। तो बेसिकली m डैश क्या है, हमने जो पढ़ा है डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना अपने, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो मास है वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। अब देखो, मास तो हमारे पास कैपिटल एम डैश है, डेंसिटी हमने क्या मान ली, रो। तो ये हमारी डेंसिटी रो है, क्योंकि पूरे उसमें सेम रहेगी, तो यहाँ रो है तो यहाँ भी रो होगी डेंसिटी। अब वॉल्यूम की बात करें तो इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 और पाई, और इसकी रेडियस कितनी, आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गया एम डैश। अब रो को, ये तो इसको तो हम दे देते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1 ये, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो को जो डेंसिटी है, रो डेंसिटी, इसको अपन नॉर्मली मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूँ, पूरी अर्थ की, तो इसका मास तो कितना है, कैपिटल एम, और इसका पूरा वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इस आर को अपन आर ही लिख रहे आ रहे, तो यहाँ भी आर ही लिख देते हैं। तो ये तो रो की वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास एम डैश की। अब इस रो की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सेकंड में, तो यहाँ से हमारे पास एम डैश क्या आ जाएगा, देखो, कैपिटल एम डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर ई का क्यूब इंटू 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर तो पूरा, ये टर्म तो पूरी गई। फाइनली हमारे पास जो बचा, वो हमारे पास बचा, जो आया हमारे पास, वो आया m डैश इज इक्वल टू कैपिटल m आर क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। ये हमारे पास m डैश की वैल्यू आ गई, आगे ना, बाकी सब तो घटी गया, बचा क्या, यही। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है,
तो वैल्यू पुट कर दो सब अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, क्या आया यहाँ से हमें पे जो मिलेगा वो मिलेगा जी डी इज इक्वल टू, देखो जी और इसकी वैल्यू रखो, क्या आई हमारे पास एम और आर क्यूब अपॉन एक आर स्क्वायर पहले से था वहां पे, और हमारे पास नीचे इधर क्या है आर ई का क्यूब। अब इस आर स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा तो सिंपल एक पावर बचेगी, तो जी डी हमारे पास क्या आ गया जी एम आर अपॉन आर ई क्यूब। एक तो ये फॉर्मूला देखो आप, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है सेंटर से, हमारे पास सेंटर यहाँ पे ये ओ है, इस ओ सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि जी डी जो है इम्प्लाइज जी डी जो है प्रोपोर्शनल है आर के, स्मॉल आर के। तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी का मान या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला हमने पहले स्टार्टिंग में ये वाला पढ़ा है, इससे जी डी हम देखें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अगर इन दोनों में एक ग्राफ बनाए, अभी चलो लास्ट में बनाएंगे, पहले इसका आगे पूरा डिराइव कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर और इंटू आर अपॉन आर ई। अब ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला अभी हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देखा, नॉर्मली क्या अर्थ की सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही है ना। हम कह सकते हैं चूंकि बिकॉज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है, सो जी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी। और एक और चीज़ देखो, यहाँ से आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आर है यहाँ तक का है, ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी आर है। तो इस कैपिटल आर में से अगर इस डी को घटा दूँ तो हमें आर मिल जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल आर में से डी को घटा दें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो क्या है आर ई माइनस स्मॉल डी। तो यहाँ से एक और चेंज ये भी करते हैं, इसको तो जी लिख ही दिया, इसको भी हम आर ई माइनस डी लिख देते हैं और अपॉन में आर ई है। अब देखिए आर ई से जैसे डिवाइड करेंगे तो जी डी जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ से भी क्या क्लियर हो गया, एक बात जो क्लियर हुई बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम किसी डेप्थ में जा रहे हैं, अगर हम डी डेप्थ में जा रहे हैं अर्थ की, तो भी क्या होगा जी से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है, यानी कि अगर आप डी डेप्थ में जाओगे तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मान में क्या हो रही है कमी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे वहां पे तो हमने क्या बोला था कि वो जो फॉर्मूला था एच हाइट ऊपर जाने पे वो आर की 5% तक वैलिड था, बट यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया, वहां तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था। तो ये फॉर्मूला किसी भी डेप्थ के लिए वैलिड है, ओके, वैलिड फॉर ऑल डेप्थ्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना वैलिड फॉर ऑल डेप्थ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इस पे भी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ओके। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, और क्वेश्चन से पहले चलो एक वो जो ग्राफ बनाने की बात कर रहा था मैं कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे वेरी कर रहा है आर के साथ, वो ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो चलो यहीं पे देखते हैं, ये बना लेना आप। ये तो हमने ले लिया इधर तो जी, और इधर हमने ले लिया सेंटर से अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे हम सेंटर से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपने ये कोई आर है ना अर्थ की सरफेस, अब यहाँ से सेंटर से बढ़ रहे हैं तो जी डी जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ तक तो जो है अर्थ की सरफेस तक जाएंगे, वहाँ तक तो ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी साइन चलेगा, ये अर्थ की सरफेस से पहुँच गए। और ये हमारे पास, चलो और बड़ा बना लेते हैं इसको, तो ये चलो यहाँ तक हमने यहाँ माना हमने कि ये अर्थ के सरफेस पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे क्या है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल है। इसके बाद यहाँ से जो है वापस से क्या है, अब जी जो है स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा है जी अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, तो उससे जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ तक तो जी जो है प्रोपोर्शनल है आर के। अब जैसे ही कैपिटल आर के बाद आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है इस तरीके से जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो जी और आर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू कहाँ देखने को मिल रही है आपको, इसकी सरफेस पे जो कितनी होती है जी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन, फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन एट डेप्थ r/2, फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन, फाइंड क्या करना है अपने को, वेट फाइंड करना है, किसका, पर्सन का, ठीक है ना। फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन, फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस if find weight of a person at depth r/2 below earth surface if weighted at surface 100 न्यूटन, if weighted at surface 100 न्यूटन। तो हमने क्या बोला गया है कि हमें वेट फाइंड करना है r/2 डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड वेट एट r/2 डेप्थ, r/2 डेप्थ पे हमें फाइंड करना है वेट, जबकि सरफेस पे जो वेट है ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और इसको तो हम लिख देते हैं WR/2, ये तो हमें फाइंड करना है। और हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, हमें W दिया हुआ है, हमें कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है ना। सरफेस पे दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन। तो हमें बोला गया है कि इसको r/2 डेप्थ पे कितना होगा वो बताइए, ठीक है। तो चलो फाइंड करो क्या होगा, सॉल्यूशन देखो इसका। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें पता है डेप्थ पे फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी देखा ना हमने जी का। देखो सबसे पहले जी का फॉर्मूला देखा है, और जी डब्ल्यू क्या होता है पहले तो ये देखो। तो डब्ल्यू जो है वो होगा WR/2 बराबर एम जी, कहाँ पर, r/2 पर, ये होगा। डब्ल्यू क्या होता है, वेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डब्ल्यू जो है ये होगा। अब यहाँ से वैल्यू रखते जाओ, जी की वैल्यू क्या होती है डेप्थ पे, अभी अभी हमने पढ़ी, जी 1 माइनस डी अपॉन RE, ये तो हमारे पास फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी। अब यहाँ पे बात करें हियर, जो डेप्थ है वो कितनी दी हुई है, r/2 डेप्थ दी हुआ है, तो d तो होगी r/2, r का मतलब यहाँ पे वही r ही है ना, यहाँ पे हम r ही लिख देते हैं नॉर्मल। तो d तो हमें दिया हुआ है r/2। तो बात करते हैं r/2 डेप्थ पे, तो देखो यहाँ से WR/2 कितना आ गया हमारे पास, m। अब यहाँ पे g का मान कितना, जी का मान तो अभी रखने की जरूरत नहीं है, जी को जी रहने दो, 1 माइनस, और डेप्थ का मान रखो r/2, ठीक है ना। और अपॉन में r था ही सही, इस r से ये r चला गया, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस हाफ। अब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ, WR/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ mg। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये सरफेस पे दिया हुआ है 100 न्यूटन, ये किसके बराबर होता है, mg के, ये होता है। तो यहाँ से mg की जगह रख दो 100, तो ये मिल गया हमें 100/2, यानी कि WR/2 डेप्थ पे, ठीक है ना। वेट r/2 डेप्थ पे कितना आ गया, यहाँ से इसको काटोगे तो 50 न्यूटन, यानी कि उसका वेट जो है वो आधा रह जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हमने वेरिएशन देखा किसके कारण, हाइट के कारण। अभी तक हमने देख लिया हाइट के कारण वेरिएशन, अब डेप्थ में वेरिएशन देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ के शेप के कारण वेरिएशन, ठीक है ना। वेरिएशन इन जी किसके कारण, ड्यू टू अर्थ सरफेस, ड्यू टू अर्थ शेप, ओके, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। तो टॉपिक डालिए आप, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वेरिएशन, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। किसके कारण, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप के कारण। हम क्या कहते हैं कि अर्थ जो है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अर्थ जो है स्पेरिकल है, हम क्या मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं अर्थ को, पूरा एक स्पेयर ही तो मानते हैं। बट एक्चुअल में अर्थ स्पेयर थोड़ी ना है, एक्चुअल में तो अर्थ जो है पोल से क्या है, पोल से थोड़ी सी चपटी है, ओके। यहाँ से देखो पोल्स अगर हम बात करें, जो अर्थ का शेप है कुछ ऐसा होता है, अर्थ जो है पोल से कुछ पिचकी हुई है, ये अर्थ जो है हमारी ऐसे इलिप्स के फॉर्म में होती है। अच्छा बन जाओ, ये हमारा अर्थ कुछ चलो ऐसा है, हमने तो ज़्यादा ही चिपका दिया। और यहाँ से ये जो है देखो कुछ ऐसा, ये इसका सेंटर हो गया ओ,
ये हमारे इधर होते हैं, ये तो हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ये हमारे होते हैं पोल्स, ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स से जो है अर्थ थोड़ी सी क्या होती है, इसकी अर्थ की जो रेडियस है पोल्स पे वो क्या होती है, कम होती है। तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ जो ये है ये तो पोल्स की आर, और ये जो है इक्वेटर पे, ठीक है ना, इसको मैंने आर ई बोल दिया इक्वेटर को। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो पोल्स की रेडियस है, हम देखो सबसे पहले हम जी का मान, जी का फॉर्मूला लिखते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको आप कैपिटल आर ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अगर आर बढ़ता है तो जी क्या होता है, घटता है। अगर मैं इसमें बात करूँ कि आर बढ़े तो जी क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जी ये पोल्स पे आर जो है, रेडियस जो है पोल्स पर जो है कम है, कहाँ से, इक्वेटर से, ठीक है ना। आर पोल्स पर जो है कम है इक्वेटर से। अब आर कम है तो जी ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो ये कम, और ये कम है तो ये ज्यादा। तो जी जो है कहाँ पर, पोल्स पर बढ़ जाएगा, कहाँ से, इक्वेटर से, ठीक है ना। जी पोल्स पर जो है ज्यादा होगा इक्वेटर से। शेप का केवल क्या फर्क पड़ा कि पोल्स पर जो है जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होती है, यानी कि पोल्स पर वैल्यू जी की ज्यादा है, तो वहां पे आप अगर पोल्स पे जाओगे तो आपको अपने वेट में भी ज्यादा गेन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको वहां वेट भी आपका ज्यादा मिलेगा, कहाँ से, इक्वेटर से, ठीक है। तो जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन, ये हो गया इसके शेप के कारण। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो इसके रोटेशन के कारण देखेंगे कि रोटेशन के कारण क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक जो हमारा वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट जो आपको डालना है वो क्या डालना है, वेरिएशन इन जी। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। फोर्थ टॉपिक जो है हमारा, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब तीन तो हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ लिया, हाइट के कारण, डेप्थ के कारण और उसके शेप के कारण। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है, ओके, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो उसके कारण जो है जी में यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अर्थ बना लेते हैं अपनी। तो ये हमारी अर्थ, गोला बन जाओ, ज़्यादा ही बड़ी अर्थ हो गई ना हमारी। तो ये तो हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने कोई बॉडी रखी हुई है या कोई व्यक्ति, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है ना। ये तो हमारी अर्थ का सेंटर हो गया, अर्थ का सेंटर, और यहाँ ये जो है अर्थ के सेंटर से इक्वेटर जाती है, ठीक है ना, इक्वेटर लाइन जो है अर्थ के सेंटर से जाती है। तो यहाँ से हमने ये जो इक्वेटर चला दी, ओके। ये हमारी हो गई इक्वेटर लाइन। अब अर्थ के सेंटर से हमने माना कि यहाँ पे कोई पर्सन है, इसको, इस पर्सन का जो है इक्वेटर से जो एंगल है, ठीक है ना, इक्वेटर से यहाँ पे जो ये पर्सन है इसका जो एंगल है वो कितना है, इसका एंगल जो है यहाँ से वो है लेमडा, ठीक है। यहाँ पे ये एम मास का कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई बॉडी मान लो, आप पर्सन मानो, बॉडी मानो, स्मॉल एम मास का कोई पर्सन है पी पॉइंट पे, ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। और इसने यहाँ से लेमडा जो है एंगल बनाया हुआ है,
ये हमारा पास यहाँ पे एंगल कितना है, लेमडा। अब जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। देखो ये इसका जो है रोटेशनल एक्सिस इसके सेंटर से जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करी, ठीक है। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करी है, तो ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, तो जैसे इस पॉइंट पे ये, जैसे सपोज मैं इस डॉट की बात करूँ, अब ये डॉट ऐसे ये रोटेट कर रहा है, तो ये डॉट भी रोटेट कर रही है, तो ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी रोटेशन कर रहा होगा सर्कुलर मोशन में। तो देखो ये ऐसे ये रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब ये पर्सन भी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि जब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, यानी उसके ऊपर बाहर की ओर एक जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये फोर्स उस पर बाहर की ओर लग रहा है, और यहाँ देखो ये लेमडा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी लेमडा हो जाएगा। और अर्थ क्या करती है, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो किधर लगा रही है, यहाँ पर। जो इसमें mg जो लगेगा वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, इसके सेंटर ओ की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे जो है ये mg लग रहा है। अब इधर जो है ये m ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनका इफेक्टिव फोर्स है वो इनके बीच में इधर लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया कि ये जो है ये है mg डैश मान लेता हूँ मैं, या इसको आप कहो तो g इफेक्टिव लिख देते हैं अपन। mg इफेक्टिव जो है हमने मान लिया कि यहाँ कहाँ लग रहा है। अब ये वाला अगर लेमडा है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस लेमडा, क्योंकि ये पूरी लाइन 180 लीनियर एंगल, तो 180 माइनस लेमडा ये हो गया। अब हमने वेक्टर पढ़ा था, जब हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट निकालना है अगर हमें, रिजल्टेंट आर, वो कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ए का बी स्क्वायर 2ab और कॉस ऑफ थीटा, यानी कि इनके बीच के एंगल का कोसाइन ले लेते हैं। अब ये वाला यहाँ पे भी हम क्या करें, एसिलेशन भी क्या है, फोर्स एसिलेशन क्या है, वेक्टर है, तो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो हम फोर्स की बात करें या एसिलेशन की बात करें, आप देखो अगर एसिलेशन की बात करेंगे तो m को हटा देंगे, केवल ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा, इधर केवल g रह जाएगा, सब में से mm हटा देंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ g इफेक्टिव की। जो g इफेक्टिव है, g इफेक्टिव किसके बराबर होगा, रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे तो वापस से g, b की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, देखो ये बनाया हमने एंगल 180 माइनस लेमडा, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस लेमडा, तो जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया। अब कोस 180 माइनस लेमडा कितना होता है, देखो, बिकॉज कॉस ऑफ 180 माइनस लेमडा पढ़ा है सबने, कितना होता है, माइनस ऑफ कोस लेमडा, तो यहाँ से इसमें रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव को हम ऐसे लिख देते हैं केवल, तो देखो क्या आ गया हमारे पास, ये तो जी का स्क्वायर प्लस ये हो गया ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस की जगह देखो अब यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस ऑफ लेमडा। अब यहाँ से जो है हमारा जो अर्थ रोटेशन करता है ना, उसका रोटेशनल जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है, अब उसकी भी पावर 4 चला गया इस टर्म में, तो ये जो ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर है, ये इनके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल मान के और इसके यहाँ से हटा दें,
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जी इफेक्टिव जो है वो हमारे पास आ गया अब अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस ऑफ लेमडा, ये आ गया। अब यहां से भी आगे देखो क्या करते हैं अपन, अब क्या करेंगे, यहां से हम g को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकालेंगे g को। तो अब यहां से अगर मैं जी स्क्वायर को बाहर निकालूं, देखो जी इफेक्टिव में अगर मैं यहाँ से जी स्क्वायर को बाहर निकालूं तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा जी, और अंडर रूट में क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा अपॉन एक जी आएगा। यहाँ से एक जी तो बाहर आ गया और ऊपर से एक और जी बाहर निकाला तो एक जी नीचे रखना पड़ेगा ना, तो ये अपॉन में जी आ गया, तो ये हमारे पास टर्म बनी। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास g और 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लेमडा डिवाइड बाई जी और इसकी पावर कितना अब ये वाली टर्म भी इस 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना। सो 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा डिवाइड बाई जी, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी कम है तो इसका स्क्वायर कम है। अब कोस लेमडा, कोस की वैल्यू भी क्या होती है, देखो कोस की वैल्यू क्या है तो 0 हो जाती है, मैक्सिमम 1 और अगर मिनिमम की बात करें तो -1 हो जाती है। तो कोस की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में रहती है। तो ओवरऑल वो ये जो टर्म है ये किससे कम है, 1 से कम है। तो वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। सो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगाएंगे तो ये पावर कहाँ जाएगी आगे, तो जी इफेक्टिव को मैं क्या लिख दूँ जी और 1 माइनस ये पावर आगे आ गई तो 1/2 और 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा अपॉन में जी, यहाँ से 2 से 2 तो चला गया। फाइनली हमारे पास जो आया जी इफेक्टिव वो आया जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा, या फिर इसको अब जी को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन डायरेक्टली, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। जी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से नीचे वाला जी कट जाएगा, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा, ये अपने पास आया जी इफेक्टिव का फॉर्मूला। अब अभी तो यहाँ पे हम जो है अभी तो किसकी टर्म में आया, स्मॉल आर की टर्म में आया। स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट से इसको मैंने ओ, ये हमारा एम पॉइंट है, इससे इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये वाली तो पता है सही, ये कितनी होगी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, क्योंकि पूरी अर्थ की जो बात करें अपन, ठीक है ना, ये अर्थ। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ओ एम पी, इस ट्राइंगल ओ एम पी की बात करूं, देखो ये ओ एम पी, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ओ एम पी ट्राइंगल में हम देखेंगे कोस लेमडा जो है क्या होगा, कोस लेमडा, इसमें जो कोस लेमडा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। देखो ये हमारा क्या हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो यही होता है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर कॉस लेमडा के इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन स्टार, और एक वैल्यू जो आएगी हमारे पास जी इफेक्टिव की वो आई जी माइनस, अब देखो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर तो वैसा का वैसा, एक आर आ जाएगा कैपिटल आर, और कोस लेमडा एक पहले से था, एक और आएगा तो कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई जी इफेक्टिव की जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ये हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, किसके कारण, रोटेशन के कारण, ठीक है ना, जो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो हमारे पास निकल के आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके दो केस डिस्कस करें। फर्स्ट
ठीक है ना। इसमें जो दो केस बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका अगर केस फर्स्ट हम डिस्कस करें, जो केस फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, अगर लेमडा जो है 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री कहाँ होगा, ये हमारे पास अभी यहाँ पे इससे लेमडा एंगल बना हुआ है इक्वेटर से, ये क्या है हमारे पास, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से लेमडा एंगल बना हुआ है, लेमडा 0 होने का मतलब क्या आ गया, ये जो यहाँ पे एम मास का जो बॉडी था वो कहाँ आ गया, इक्वेटर पे। यानी कि केस फर्स्ट अगर हम बात करें कि लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ से देखो कोस 0 का मान कितना होता है 1, और ये कहाँ की बात करें अपन 8 इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, लेमडा 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और कैपिटल आर। अब यहाँ पे कोस 0 का मान 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब कैसे सेकंड की बात करें अपन, कैसे सेकंड में क्या होगा, ये तो हमने लिख लिया इक्वेटर पे। अगर यही जो यहाँ पे जो बांस है या कोई पर्सन है, अगर ये यहाँ पे चला जाए इस पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि पोल्स पे चला जाएगा। अब ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, तो 8 पोल्स, पोल्स पे बात कर लेते हैं अपन। तो पोल्स पे क्या होगा, लेमडा जो है 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब लेमडा 90 है तो कोस 90 क्या होता है, कोस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो लेमडा 90 कोस 90 0, तो यहाँ से वैल्यू रखो आपस जी इफेक्टिव, तो जी माइनस, अब देखो यहाँ पे जैसे ही 90 रखेंगे 0 आएगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0, यानी इधर वाला पोर्शन तो पूरा 0, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो है डायरेक्ट किसके इक्वल है, जी के। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पोल्स पर जो है अर्थ के रोटेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पोल्स पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वही वैल्यू है जो रोटेशन के बिना होती है। मतलब अपन नॉर्मली जो मानते हैं रोटेशन का अगर इफेक्ट नहीं मानते तो अपन क्या कहते हैं कि जी है, पर यहाँ पे पोल्स पे क्या है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर, है ना। पोल्स पे इसके रोटेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी पर। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप, इट मीन्स जी एट पोल डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगुलर वेलोसिटी, जी जो है डज नॉट, इट मीन्स जी एट पोल डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया कि जी क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और इसकी वैल्यू जो है, इसमें जो वेरिएशंस आते हैं वो किस किस के कारण वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वो देखेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।